अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास और आज काफ़ी अर्से के बाद हम एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि पूरे का पूरा प्रोसेस आप एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि आपका एक एज़ ए प्रोजेक्ट भी है कि कौन कौन से मराहिल से आपको गुजर कर यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। उसमें जो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है आपके पास कंट्री और यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कि आप किस कंट्री में जाना चाह रहे हैं और उसके लिए किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है। अगर हम बात करें यूके की तो तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है और यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रैंकिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। उनकी जो स्टडी लेवल है या पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो तकरीबन सेम होता है। अक्सर बच्चों के स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं हम कौन सी यूनिवर्सिटी जाएँ। तो सबसे पहले आपने सिटी सेलेक्ट करना है कि हमने कौन सी सिटी जाना है, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो कोई कहते हैं कि मैंने बस यूके जाना है, आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि आपने ये यूनिवर्सिटी आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट डालेगी इस हवाले से, आपकी रहने के हवाले से, आपकी जॉब्स वगैरह के हवाले से और बाकी तमाम मामला में। तो इसलिए सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने सिटी को सिलेक्ट करना है कि मैंने किस सिटी में जाना है। यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिग सिटीज़ को, जैसे लंदन है, उसको प्रेफर करते हैं और फिर उसके दूसरे नंबर पे जो है वो मैनचेस्टर है, फिर लिवरपूल है। तो इस तरह के इन सिटीज़ को सिलेक्ट करने का उनका पर्पज़ जो 70% स्टूडेंट्स होते हैं कि ये है कि जॉब सिनेरियो, जॉब सिचुएशन ज़्यादा बेहतर होगी, तो इस वजह से वो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो लंदन है वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसिस भी ज़्यादा हैं और दूसरे नंबर पे वहाँ पर लिविंग कॉस्ट भी आपको ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिटी सेलेक्ट करना है, फिर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट आपने यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करें जहाँ पे आपको कम से कम लिविंग एक्सपेंस, वहाँ का रहने का जो खर्च है वो कम से कम हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी तकरीबन हर जगह पे सेम उनका जो पढ़ाने का और वो सारी चीज़ों का सिनेरियो वो तकरीबन सेम है। वो इतना ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं रखता, मेजर डिफरेंस नहीं है। ये डिपेंड करता है वहाँ के टीचर्स पे, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है वहाँ के टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कितना मौसर अंदाज से, कितना बेहतर तरीके से वो आपको बताते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं। तो एज ए होल यूनिवर्सिटीज़ का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें, आपने सिटी सेलेक्ट कर लिया, आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने जो मेन आपके ऊपर जो काम आता है वो ये है कि आपने आइल्स और यानी कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है वो आपने अपीयर होना है। आइल्स इसलिए सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा लैंग्वेज सर्ट और उसके अलावा जो और भी इंग्लिश के कोर्सेज़ हैं वो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ उसको एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन आइल्स का ये फ़ायदा है कि आप किसी भी, फिर आपको कैटेगराइज़ नहीं करना पड़ेगा कि मैं ये यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज सर्ट या दूसरे लैंग्वेज कोर्सेज एक्सेप्टेबल हैं, यहाँ पे नहीं। आइल्स ऐसा कोर्स है जो हर यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करती है। तो आपने साथ आइल्स की तैयारी शुरू कर देनी है और साथ ही आपने अपने नेक्स्ट जो इनटेक है, क्योंकि डिफरेंट इनटेक्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, सितंबर। जो मेजर इनटेक्स हैं वो मेनली सितंबर इनटेक होता है और उसके बाद जनवरी इनटेक होता है। इसके अलावा दरमियान में इनटेक्स चलते रहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनमें डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए एक्सेप्ट करती हैं स्टूडेंट्स के लोग, कुछ नहीं करती हैं। तो वो आपने अपनी जो कोर्स है उस लिहाज से यूनिवर्सिटीज़ जब आप कैटेगराइज़ करेंगे तो उसमें देख लीजिएगा कौन कौन सा इनटेक इसके लिए मौजूद है। उसके बाद जब आपने आइल्स की तैयारी शुरू कर दी, साथ ही उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, सजेशन यही है कि कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम आपने लाजमी अप्लाई करना है, ताकि कहीं ना कहीं सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो जिसमें आपने सोचा हुआ है वहाँ पे नहीं होता, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी आपका जो ऑप्शन है वो आपके पास रहे, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो इसलिए आपने प्रायोरिटाइज़ कर लेना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी पहली यूनिवर्सिटी मेरी प्रायोरिटी ये है, अगर यहाँ पे ना हुआ यहाँ पे, यहाँ नहीं तो यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटीज़ में आपने जो कंसल्टेंसी करनी है वो प्रोफेशनल लोगों के साथ कंसल्ट करना है। कुछ कंसल्टेंसी ऐसे हैं जो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो है ना वो खुद उस हर चीज़ को डील कर रहे होते हैं। जो कंसल्टेंसी की मैनेजमेंट है उनका इतना रोल नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से अपना रोल प्ले करती है उसके अंदर। तो जहाँ से मैंने अपना सारा प्रोसेस करवाया है वो है जी टाइम्स कंसल्टेंट, जो जौहर टाउन ब्रांच है लाहौर में। वो बहुत ही प्रोफेशनल है, उनकी हायर मैनेजमेंट से लेकर लोअर तक आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। हर जो पर्सन है, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है, या फाइनेंस का अलग होगा, टेस्ट की तैयारी के लिए अलग हो, मतलब जितने भी लोग होंगे वो सारे आपके साथ उसमें कनेक्टेड होंगे, जिससे जो आपका काम होगा आपकी फ़ाइल से रिलेटेड वो आपको उसमें गाइड कर देंगे। तो उसके बाद आपने कंसल्टेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करवा दिया। यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करने के बाद आइल्स की तैयारी करते रहे। आइल्स की तैयारी करने के जैसे ही आपका आइल्स क्लियर होगा उतनी देर तक आपको यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर, जिसको कंडीशनल ऑफ़र लेटर्स कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी से आपको रिसीव हो चुके होंगे। आपने अपना मेल आईडी न्यू क्रिएट कर लें, वही मेल आईडी आपने अपनी सारी ऑफिशियल जितना भी वर्किंग है उसके लिए यूज़ करना है। इसके अलावा आपने साथ साथ ख़ुद भी उसको फॉलोअप करना है। ये नहीं है कि आपने उनके हवाले सारा काम कर दिया और ख़ुद उसको जो है ना वो आप बिल्कुल भी फॉलोअप नहीं कर रहे या देख नहीं रहे, तो वो आपके लिए इशू बनेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, जो भी स्टेप पे आप मौजूद हों उस स्टेप पे आपने फॉलोअप करना है। आपने उनसे पूछना है कि क्या चल रहा है, अभी हम किस स्टेज पे हैं, इसमें क्या प्रोसेस है, ताकि आपको हर चीज़ का पता हो।
उसके बाद जब आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफ़र लेटर आ जाएगा, जिसको हम कंडीशनल ऑफ़र लेटर कहते हैं, उसमें मेन कंडीशन आपकी आइल्स के टेस्ट की होती है, उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स की होती है, और तीसरे नंबर पे आपके जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट की सम टाइम वो भी होती है। अच्छा, अब आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आपकी सारी डिग्रीज़ हो जाएंगी। यूके के लिए अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है HEC से, कनाडा वगैरह के लिए आपने उसको अटेस्ट करवाना होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ जो आपको रिक्वायर होती है वो है लेटर, जिसको हम रिकमेंडेशन लेटर भी कहते हैं। वो आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अगर मास्टर प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं तो आपने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, उस यूनिवर्सिटी से आपने 2 प्रोफेसर से आपने कोई भी रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेना है। वो उनके पास सारा फॉर्मेट वगैरह होता है, जस्ट आपने उनको रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर कहना होता है कि मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, वो आपको लेटर बना के दे देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, आपका यूनिवर्सिटी का लॉगिन बन जाएगा, उस पोर्टल के ऊपर आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। उसके बाद जब कंडीशनल ऑफ़र लेटर की सारी कंडीशंस आप मीट करते जाएंगे, आर्ट्स कर लिया, उसके बाद आपने बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कर ली, तो उसके बाद फिर आपको एक अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आएगा। इसके अलावा आपका टीवी टेस्ट भी है, वो भी एक कंडीशन लेटर के अंदर ही चीज़ ये एक आती है कि ये भी आपके पास होना चाहिए। सम टाइम यूनिवर्सिटी उसको एक्वायर करती है, सम टाइम नहीं करती। अच्छा, ये सारी चीज़ें मीट करने के बाद आपने आइल्स क्लियर कर लिया, कंडीशन लेटर की सारी चीज़ें कंडीशंस पूरी हो गई, आपने यूनिवर्सिटीज़ को सबमिट कर दी, फिर आपको एक अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आएगा जिसमें आपको फ़ीस जमा करवानी होती है कि जी अब आपका एडमिशन हो चुका है, अब आप जो है वो फ़ीस वगैरह और बाकी सारे मामला क्लियर करें, जो इनिशियल डिपॉजिट होता है। उसके बाद आपको कैश लेटर इशू होता है, यानी अनकंडीशनल के बाद जो फाइनल जो कैश लेटर तकरीबन आपका हाफ़ वीज़ा ही होता है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सरशिप देती है, वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप कैश लेटर देगी। कैश लेटर और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट करवाया होता है, तो उसके लेके आपने UKVI जो यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है इमिग्रेशन के हवाले से, यानी आपको उन्होंने वीज़ा देना है, तो वहाँ पे आपने सारे अपलोड करने होते हैं। नंबर 1 सम टाइम खुद आप अपलोड कर चुके होते हैं, वहाँ पे जाके आपने जस्ट बायोमेट्रिक करवानी है, और आम तौर पर ज़्यादातर वो आपको जो कंसल्टेंट हैं वो ये कहते हैं कि आप ये जैरीज़ जो उनका ऑफिस होता है वहाँ पे जाएं। वहाँ पे जाने पे वो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद वो UKVI को सेंड कर देंगे, आपसे कुछ उसके चार्जेस लेंगे और वो आपके वीज़ा के लिए अप्लाई हो जाएगा। आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा, और इसमें 2 से 3 कैटेगरीज़ होती हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है अर्जेंट, और एक होता है सुपर अर्जेंट, समथिंग लाइक दैट। तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से सिर्फ यही अर्जेंट है और वो नॉर्मल है। तो अर्जेंट में ये होता है कि आपका वो 7 डेज़ कहते हैं, कमिटेड नहीं होते हैं, ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। मेरा 1 महीना लगा था, हालांकि मैंने अर्जेंट में अप्लाई किया था। तो नॉर्मल में आप अप्लाई करें, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी अर्जेंट की। हाँ, ये ज़रूर कोशिश करें कि यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोसेस है उसमें आपका जो क्लासेस स्टार्ट होने का टाइम है वो ये रखें कि मेरे कम से कम 2 से 3 माह कम से कम लाजमी होने चाहिए। यानी आपने जो मैंने जो जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई किया था उसका प्रोसेस, यानी जो आर्ट्स की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी वो जून से कर दी थी, यानी जो मैंने अप्लाई कर दिया था तो समर वेकेशन थी उसके दौरान ये मैंने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, यानी 6 माह का मेरे पास टाइम था, तो इसलिए हर काम बड़ा स्मूथली मेरा हो गया था। तो उसके बाद जब आप बायोमेट्रिक करवा लेते हैं, बायोमेट्रिक के बाद जो है वो आपका जितना भी उन्होंने टाइम लगाना है वो टाइम लगाने के बाद आपका सारे का सारा वो आपको कंप्लीट जो है वो क्लियर कर देंगे कि आपको वीज़ा है या नहीं है। वो BRP बायोमेट्रिक जो है ना वो एक कार्ड होता है, उसके लिए वो बता देते हैं कि आपका ये जनरेट हो चुका है, तो आप अपने जो भी उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है वो आपको वहाँ पे वो सेंड कर देते हैं। आगे नेक्स्ट ईयर से 2025 से तो वो BRP ख़त्म करके वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, तो उसमें फिर BRP भी कार्ड भी नहीं होगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से लेकर सारी चीज़ों का। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप आइल्स अगर करते हैं तो वो बेस्ट है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। और कुछ लैंग्वेज सर्ट या ऑक्सफोर्ड, ये जो इंग्लिश टेस्ट हैं ये अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होती हैं। अब इसमें 1-2 क्वेश्चंस को मैं जल्दी से इसमें बता दूं जो अक्सर पूछते हैं कमेंट्स में कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, कौन से शहर में जाएं। देखें, जितना बड़ा शहर होगा वहाँ पे सैचुरेशन उतनी ज़्यादा होगी, मतलब लोग ज़्यादा आएंगे। जब लोग ज़्यादा आते हैं तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्प्लिट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, मतलब कम हो जाती हैं। और छोटे शहरों में अमूमन ये होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कम होती हैं, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स भी कम जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। दूसरे नंबर पे कोई ना कोई स्किल आप लाजमी लर्न करके आएँ, उसको अच्छी तरह सीख के आएँ, ताकि यहाँ पे आपको उसको अडॉप्ट करने में चीज़ों को आसानी हो जाए। और जॉब्स करनी पड़ती हैं स्टार्ट पे, और जो फील्ड जॉब्स भी हैं वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ का कल्चर और सारी चीज़ों को समझने में भी टाइम लगता है, और यहाँ पे वो काम वही काम आपके होम कंट्री में किसी और तरीके से हो रहा होगा, यहाँ किसी और तरीके से हो रहा होगा, तो इसलिए आपको यहाँ के मुताबिक थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप जॉब्स वगैरह करेंगे, कोई महीना 2 महीने यहाँ गुजारेंगे, उसके बाद आपको समझ आएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कौन सा इंटेक सबसे बेस्ट है, तो मेरे ख्याल से जो मई इंटेक है वो सबसे बेस्ट है। फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, जनवरी इंटेक सबसे डेड होता है, जॉब सिनेरियो बहुत कम होता है, समर के अंदर सबसे ज़्यादा काम शाम होता है, तो इसलिए ज़्यादा बेस्ट यही है। हाँ, अगर आपके पास 3 माह का बैकअप है, आप बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना चाहते 3 माह,
तो फिर जनवरी इनटेक में आएँ। 3 माह के अंदर जो चीज़ें लर्निंग प्रोसेस है आपका वो कंप्लीट होगा। जैसे जॉब्स ओपन होंगी तो आप इजीली उसको जो है वो अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा इशू यही होता है कि चूँकि हम वहाँ से आए होते हैं, होम सिकनेस होती है, कल्चर डिफरेंस होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो एकदम से हम चाह रहे हैं क्योंकि हमें एक्टिविटी मिले, कोई मसरूफियत मिले, तो वो जनवरी इनटेक वालों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा-सा। तो बाकी हर एक की अपनी-अपनी किस्मत है। कोई इस पे वो नहीं है कि एक बंदे के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है तो दूसरे के साथ भी होना चाहिए। तो हर एक का अपना-अपना ज़िंदगी है, हर एक का अपना-अपना एक्सपीरियंस है, हर एक की अपनी-अपनी लाइफ़ है। तो अब जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो ये आप पे डिपेंड। अगर आप कल्चर डिफरेंस को अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर आप फैमिली के बगैर रह सकते हैं, आपको ज़्यादा मेजर इशू नहीं आएगा, तो फिर आना चाहिए। ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के बगैर नहीं रह सकते, अगर होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे आपका 100,000 प्लस इनकम है आपके पास, तो फिर आपको एक दफ़ा थोड़ा-सा अपनी सारी चीज़ों को ना रिवाइज़ करना चाहिए। यानी ईज़ है, अगर आप अपने होम कंट्री में आसानी से एंजॉय करके रह रहे हैं, फिर आपको उसको अपनी जो ऑप्शन है इसको रिविज़िट करना चाहिए। अगर आप वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, फिर आप आएँ, यहाँ पे भी मुश्किल परेशानी वैसी है, लेकिन यहाँ पे जो आप मेहनत करेंगे, उसका जो रिटर्न है, वहाँ पे आपकी जो टोटल अर्निंग है, यहाँ पे आपकी सिर्फ़ उतनी सेविंग हो जाएगी। ये एक फैक्टर है। यानी वहाँ पे आपने अगर 25 साल में जितनी अर्निंग करनी है, यहाँ पे आप 5 साल में उतनी अर्निंग करके आप वापस भी जाना चाहें तो वो 25 साल की आपकी सेविंग हो जाएगी 5 साल काम करने से यहाँ पे, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से काम करते हैं और उसको सेव करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। ये एंड पे सजेशन देने का मकसद ये होता है कि ये सारी चीज़ें सोचने के साथ-साथ हमारे ज़हन में ये भी चल रहा होता है कि ये ऑप्शन मेरे लिए होगी कि नहीं, सही होगी कि नहीं सही होगी। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना फ़ैसला करें और बाकी हर इंसान की अपनी किस्मत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।